हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉमर्स विद प्रीति तंवर। तो चलिए आज करते हैं एसटे 2020 कॉमर्स पेपर के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारी लास्ट वीडियो में रह गए थे। आज उनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, एन अनऑथोराइज्ड एंड इलीगल स्ट्राइक दैट अकर्स ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इज। आप देखिए पहले ही नाम में ही मेंशन है कि ये किस चीज़ की बात कर रहा है, एन अनऑथोराइज्ड और इलीगल स्ट्राइक की, यानी जिसकी ना तो आपको कोई परमिशन मिली है ना कि जो लीगल है, यानी आप कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकतें, कुछ ना कुछ ऐसे काम, जैसे हम देखते हैं आमतौर पर कि पत्थरबाजी करना, व्हीकल्स में आग लगा देना, तो आप इस तरह की वाइल्ड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वाइल्ड कैट स्ट्राइक। कौन सी स्ट्राइक कहलाएगी? ये वाइल्ड कैट स्ट्राइक कहलाएगी, ना कि नॉर्मल स्ट्राइक। नेक्स्ट है एक और देख लेते हैं इसमें, विशल ब्लोइंग। विशल ब्लोइंग क्या होती है कि जैसे कोई भी कंपनी है या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अगर कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है अगर हो रही है और कंपनी के अंदर का एम्प्लॉय कोई आकर उसका क्या कर दे, पर्दाफाश कर दे, यानी उसके बारे में बाहर आके बता दे, सारी इन्फॉर्मेशन आउट कर दे, तो उस बंदे को जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको तो हम कहेंगे विशल ब्लोअर। और जो ये पूरी प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड विशल ब्लोइंग, ठीक है, यानी कोई भी इलीगल एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन जो है आउट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है पेन डाउन स्ट्राइक। पेन डाउन स्ट्राइक कौन सी होती है कि आप काम कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब आपको स्ट्राइक करनी है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मली काम छोड़ देंगे। क्या करेंगे? काम छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे। बाकी उस तरह की कोई वाइल्ड एक्टिविटी आप नहीं करने वाले, कोई अनऑथोराइज काम नहीं करेंगे, कोई इलीगल तरीके से काम नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही कोई तोड़फोड़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप काम भी नहीं करेंगे, काम छोड़ देंगे आप, और पीसफुली क्या करेंगे, अपनी स्ट्राइक करेंगे कि हमने काम नहीं हमारे से करेंगे और हम लोग क्या है, स्ट्राइक पर है। दैट इज़ कॉल्ड पेन डाउन स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एनहेंसिंग जॉब्स बाय गिविंग एम्प्लॉयज़ मोर अपॉर्चुनिटी टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। अब ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देना, क्या करने के लिए, टू प्लान एंड कंट्रोल देयर वर्क। कि पहले क्या होता था, उनके काम को ज़्यादा सुपरवाइज किया जा रहा था, या फिर कोई ना कोई किसी की देखा रेखी में काम कर रहे थे वो, ठीक है ना, और वर्क कंट्रोल वे में चल रहा था। लेकिन अब उनको हमने, जब आपसे सीनियर ऑफिसर को या जो भी आपका जो भी सीनियर है उसको अगर ये लगेगा कि आप अपने काम को अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना सुपरविज़न, जो कंट्रोलिंग है वो थोड़ी सी कम कर लेगा। आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने काम को कंट्रोल करने की, प्लान करने की, कि आप अपने काम को कैसा करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जॉब एनरिचमेंट। ये कोई आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, मैं आपको बता दूं। प्रमोशन में तो क्या होगा, अगर प्रमोशन होगा तो आपको ये सब मिलेगा, साथ साथ आपको सैलरी भी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, आपको इंसेंटिव्स बढ़कर मिलेंगे, ठीक है ना। तो बहुत उसके अंदर प्रमोशन जब आपका होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी ना तो आपका प्रमोशन नहीं किया गया, आपकी कोई सैलरी नहीं बढ़ रही, कोई इंसेंटिव नहीं बढ़ रहा है, कोई कुछ अलग से चीज़ें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या, आपको अपने काम को प्लान और कंट्रोल करने का छूट दी जा रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। जॉब इवैल्यूएशन क्या है, वो पूरी की पूरी जॉब को इवैल्यूएट करना, उसका आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि एक जॉब को करने के लिए जो भी कैंडिडेट है आपका, उसकी क्या स्पेसिफिक क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स उसको आनी चाहिए उस जॉब को करने के लिए, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो चलिए, जॉब फेयर्स क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आती हैं और वहाँ पर क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स आकर अपने इंटरव्यूज़ देते हैं और फिर कंपनी उनमें से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेती है, मतलब जॉब ऑफर करती है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर था जॉब एनरिचमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान फॉर एग्जीक्यूटिव्स इन केस दे आर सर्व्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज। अब ये क्या है, सीवर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इज क्या है कि ये ऐसा प्रोटेक्शन प्लान है कि अगर जो जैसे CEO वगैरह होती हैं या कोई भी एग्जीक्यूटिव है, उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया गया है किसी भी वजह से, ठीक है, उनको अलग कर दिया गया है, तो उनको फिर भी क्या, आप देखो इतनी बड़ी पोजीशन पर कोई इंसान काम कर रहा है और उसको एकदम से आप हटा देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके फ्यूचर का क्या, तो वो ना उसके लिए पहले से एक प्रोटेक्शन प्लान तैयार करके रखते हैं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान, एंड दैट इज़ कॉल्ड
गोल्डन पैराशूट। ये क्या होता है? गोल्डन पैराशूट। और ये सिर्फ किसके लिए है? एग्जीक्यूटिव्स वगैरह, यानी कि हायर लेवल के लिए, जो हायर लेवल की जो भी मैनेजर्स लगा लो, एग्जीक्यूटिव्स लगा लो, उनके लिए है ये, ठीक है, गोल्डन पैराशूट। तो उनके वो कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स लगा लीजिए कोई, या फिर सैलरी का लगा लीजिए, कुछ ना कुछ होता है कि वो आपको मिलता रहेगा, जबकि कंपनी आपको अलग भी कर देती है, कंपनी आपको निकाल भी देती है। डाउन साइजिंग क्या होता है? जो बिजनेस की स्ट्रेंथ है, यानी कि जो वर्क फोर्स है उसको रिड्यूस कर देना, वर्क फोर्स को क्या कर देना? रिड्यूस कर देना। तो रिड्यूसिंग वर्क फोर्स, दैट इज कॉल्ड डाउन साइजिंग। हालो एरर और हालो इफेक्ट, ये दोनों ही एक तरह की चीज़ें हैं, एक सेम ही नाम है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि आप एक वन स्पेसिफिक ट्रेड्स के बेसिक्स पे, ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेड के बेसिस पे, जैसे हमको लगता है, जैसे हम कहते हैं कि सारे लड़के यार ऐसे होते हैं, ठीक है, तो बॉयज़ को हमने एक ही तरह से, हम ऑल बॉयज़ को अगर हम ट्रीट करने लग जाएं, क्यों? क्योंकि एक बॉय, जो एक लड़का है, उसने आपको क्या कर दिया? डिच कर दिया, ठीक है, यानी आपको धोखा दे दिया। तो इसने आपको धोखा दे दिया, तो आपने क्या किया? उसके इस ट्रेड पर बाकी सबको भी वैसे ही समझ लिया, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि कोई बहुत ईमानदार है अपने काम को करने में, तो आप सोचो कि वो बाकी चीज़ों में भी अच्छा ही होगा। कोई स्टूडेंट है, वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो आप ये सोच लेंगे कि वो बाकी सब्जेक्ट्स में भी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। यानी वन ट्रेड के बेसिस पे, एक ट्रेड के बेसिस पे आप बाकी के ट्रेड को भी वैसा ही समझ लें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हैलो एरर, या फिर हैलो इफेक्ट भी इसको हम बोलते हैं। तो जो जिस प्रोडक्शन प्लान की हम बात कर रहे थे वो क्या है? गोल्डन पैराशूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ कॉन्टीजेंसी थ्योरी दैट फोकसेज ऑन फॉलोअर्स रेडीनेस। अब ये कॉन्टीजेंसी थ्योरी का एक सेकंड नेम भी है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही लीडरशिप की थ्योरी हैं ये, ठीक है। और ये क्या है? फॉलोअर्स की रेडीनेस पे, कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो क्या चाहते हैं, क्या वो जो काम उनसे हम करवाना चाहते हैं, क्या उसके लिए वो रेडी हैं या नहीं है, क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या उनको करना होगा, क्या आपको करना होगा। यानी लीडर्स को अपने फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग सोचना होगा, अपने प्लान्स को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? चेंज करना होगा, एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। क्या लानी होगी? फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी, ठीक है। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है? ये कहती है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, क्योंकि दोनों ही सेम ही है, जो कि किस पर काम करती है? फॉलोअर्स की रेडीनेस पर काम करती है, ठीक है। पाथ गोल थ्योरी मैंने लास्ट पेपर में भी आपको बताया था। पाथ मतलब रास्ता, और रास्ता किधर को जाता है? घर को, यानी कि हाउस की तरफ। तो आप याद रखेंगे कि किसने दी है ये थ्योरी? रॉबर्ट हाउस ने दी है। इस तरीके से आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट की कौन सी इसमें से अजम्पशन नहीं है? ये कहता है देयर इज वन सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब ये कहते हैं एक सेलर होगा या फिर प्रोड्यूसर हो, एक ही बंदा होगा जो उसको प्रोडक्ट को बनाएगा या फिर बेचेगा, ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक ही तरह के प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। कोई क्लोज सब्सटीट्यूट, अब जब क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है तभी तो वो स्पेसिफिक हो गया, तभी तो वहाँ पर मोनोपोली काम करेगी। अगर एक ही तरह के प्रोडक्ट को, मान लो कोलगेट है, अब कोलगेट बनाने वाली तो बहुत सारी कंपनी है ना, तो ये किस सिचुएशन में? इसके तो बहुत सारे सेलर हो जाएंगे, इसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी हो जाएंगे, तो क्या आप उस पर मोनोपोली हो पाएगा? वहाँ पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मोनोपोली कहाँ काम करता है? जहाँ पर एक ही सेलर हो, एक ही प्रोड्यूसर हो, एक ही तरह का प्रोडक्ट हो और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ना हो। नेक्स्ट है देयर इज प्योर कंपटीशन इन द फैक्टर्स मार्केट सो दैट द प्राइस ऑफ ईच इनपुट ही बाइज इज गिवन टू हिम, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही बात कर रहा है कि जो फैक्टर्स हैं, जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है, वो उनके बीच में प्योर कंपटीशन। तो अब इसमें क्या, आप एक चीज़ याद रखना कि जो मोनोपोली होती है, जब मोनोपोली होती है तो वहाँ पर मोनोपोली के अंदर जो भी ओनर होगा, जो भी सेलर होगा, वो कौन होते हैं? वो प्राइस टेकर होते हैं, अपनी मर्जी से। सॉरी नॉट प्राइस टेकर, प्राइस मेकर। वो कौन होते हैं? प्राइस मेकर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ही डिसाइड करते हैं कि क्या प्राइस होगा, ठीक है, ये डिसाइड करेंगे प्राइस के बारे में, ठीक है। और जो अदर जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन हो गया या दूसरे उसमें, वहाँ पर कौन डिसाइड करता है? वो लोग क्या होते हैं? वो प्राइस टेकर होते हैं, कि जो मार्केट डिसाइड करेगी, जो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है वही प्राइस उनको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यही बात कही गई है। नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं, द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म इज ए क्लोज सब्सटीट्यूट। अब ये करें कि क्लोज सब्सटीट्यूट है उस प्रोडक्ट का, तो फिर वहाँ पर मोनोपोली कैसे काम करेगी? इसका मतलब ये मोनोपोली की
एजम्पशन नहीं है। तो यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अ प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर्स यूजिंग पास्ट रूटीन्स एंड प्रेजेंट पॉलिसीज इज। अब देखिए कोई एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, अपने पीछे पुरानी हिस्ट्री में जाके अपने पास्ट रूटीन को चेक करेंगे, ठीक है, चेक किया आपने, ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हो आप, री एग्जामिन कर रहे हो एक तरह से, है ना, री एग्जामिन कर रहे हो, ओके। और फिर आपने जो अब प्रेजेंट में जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, उनको चेक करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो भी आपने गलतियां की हैं, जो भी एरर्स किए उनको क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी लर्निंग कहलाती है, क्या ये डबल लूप लर्निंग है, सिंगल लूप लर्निंग है, कौन सी लर्निंग है। तो ना तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल चीज़ होगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में लर्न किया, जो भी सिखाया जाता है वहाँ पे, ट्रायल एंड एरर भी नहीं है ये। अब ये 2 ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं, तो ये कहलाएगी सिंगल लूप लर्निंग। सिंगल लूप लर्निंग क्या है कि आपसे कोई गलती हो गई, आप फिर उसके आपने दोबारा से उसको चेक किया, री एग्जामिन किया और फिर प्रेजेंट पॉलिसीज़ में कुछ चेंज किया और उस एरर को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। यानी कि सीधी सी सिंपल सी बात, सीधी सी बात एक तरह से। जैसे आप मान लो आप खाना बना रहे थे, ठीक है, तो आपने खाना बनाया, तो आपने क्या किया, उसको टेस्ट करके देखा, ठीक है, टेस्ट करके देखा तो आपको लगा कि इसमें नमक है या कुछ है, यानी कि आपने उसको एग्जामिन किया, आपको उसमें कुछ कमी दिखाई दी तो आपने उसको ठीक कर दिया, करेक्ट कर दिया, फालतू कुछ और चीज़ें नहीं की है यहाँ पर, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल लूप लर्निंग। और लेकिन डबल लूप लर्निंग क्या होती है, डबल लूप लर्निंग के अंदर क्या होगा कि आप ना सिर्फ एक्शन को क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी, और नॉट ओनली एक्शन बल्कि क्या रिजल्ट रहा, क्या आपका गोल था, ठीक है, क्या आपने अजम्पशंस रखी थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को बहुत एक तरह से हम इसको कह सकते हैं डीपली आप क्या करोगे, जाकर अपनी चीज़ों को चेक करोगे और फिर उनको करेक्ट, इस तरह एक तरह की डीपर लेवल ऑफ लर्निंग इसको हम कह सकते हैं, डीपर है ये बहुत। तो ये कौन सी लर्निंग कहलाती है, डबल लूप लर्निंग। एक तरह से कह लेते हैं ना कि यार क्रॉस चेक कर लेना, एक बार डबल चेक कर लेना, कि एक बार चेक कर लिया ठीक है, एक और बार चेक करो कि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, उस टाइप से। तो ये है डबल लूप लर्निंग, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से एक डीप आपने चेक करना है, ठीक है, और फिर एरर्स को करेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू, यानी कि जीएनपी माइनस एनएनपी इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है, दैट इज इक्वल टू डेप्रिशिएशन। किसके इक्वल होता है ये, डेप्रिशिएशन। तो आपने याद रखना है, ये फॉर्मूला है एज इट इज़ आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, डेप्रिशिएशन के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन है, कौन सा है भाई, आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कौन सा है हमारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसको हम बोलते हैं। कब बना था, 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसका एक्ट कौन सा है, 1934, ठीक है। और फिर इन्होंने 1949 में हमारे जो है कितने बैंक नेशनलाइज हुए, ये भी नेशनलाइज हुआ 1949 में, ठीक है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो सेंट्रल बैंक के बारे में है, बाकी यहाँ पर हमें सिर्फ पूछा गया है कि कौन सा है, तो दैट इज़ आरबीआई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेब्ट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल पेमेंट एट मैच्योरिटी इज कॉल्ड। अब देखो ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेब्ट है, एक तो ये शॉर्ट टर्म हो गया, ऊपर से ये कॉर्पोरेट डेब्ट है, कॉर्पोरेट जो जैसे कि कमर्शियल बैंक वगैरह देते हैं जो, है ना, वो हो गया, है ना, यानी कि जो कमर्शियल कॉर्पोरेट में क्या होता है, जो कंपनीज वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, कंपनीज यहाँ पे लिख दूँ मैं, है ना, उनसे रिलेटेड, ठीक है। और ये क्या करे, एक सिंगल पेमेंट जिसकी होती है, ये भी इसकी एक फीचर है कि जब उसकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो उसकी एक सिंगल पेमेंट आपने करनी है। तो ये कौन सा, और ये अनसिक्योर्ड है, ये भी जैसे डिबेंचर होता है ना, डिबेंचर्स क्या होते हैं, सिक्योर, ये क्या हो गए, सिक्योर्ड होते हैं, है ना, मान लो अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में सिक्योर्ड होते हैं। तो ये अनसिक्योर्ड भी बता रहा है, ऊपर से शॉर्ट टर्म है, तो ये कौन सा है इनमें से, कॉर्पोरेट अकाउंट कोई, ये तो अलग ही चीज़ होगी, ये तो कोई डेप्ट वो नहीं है ना, कॉर्पोरेट डेप्ट नहीं है, कॉर्पोरेट पेपर कोई कॉर्पोरेट डेप्ट नहीं होता, कमर्शियल अकाउंट, ये अकाउंट्स तो आएगा ही नहीं। तो क्या ऑप्शन बचा हमारा, कमर्शियल पेपर, यानी कि कमर्शियल पेपर मैं आपको बता दूँ ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। कौन सी मार्केट का, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। और ये हमें अच्छे से पता है कि मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, वो थोड़े समय के लिए होते हैं।
ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। और इसकी जो कमर्शियल पेपर है, इनकी मैच्योरिटी की जो पेमेंट है वो एकदम सिंगल पेमेंट होती है, एकदम लमसम पेमेंट होती है। जैसे ही मैच्योरिटी आती है उनकी पेमेंट कर दी जाती है, आप इनको इंस्टॉलमेंट्स में पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बिग 5 फैक्टर। अब इनमें से कौन सा बिग 5 फैक्टर नहीं है? जो बिग 5 फैक्टर्स हैं देख लेते हैं, एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है एक्सट्रोवर्जन, ये बिल्कुल है। एग्रीएबलनेस, ये बिल्कुल है। इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसको हम न्यूरोसिज्म भी बोलते हैं, है ना, ये भी है, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्योंकि बिग 5 फैक्टर है, ये भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। जो एक्स्ट्रावर्जन, ये क्या बताता है कि पर्सन जो है वो क्या है, सोशल है या नहीं है, सोशल है या नहीं, यानी कि वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस टाइप का पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि जो उसके नेगेटिव इमोशंस हैं उसकी टेंडेंसी क्या है, वो किस तरीके से डील करता है जो नेगेटिव इमोशंस को। जैसे कि मान लो किसी पर्सन को गुस्सा आया, ठीक है, तो वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करता है, उसकी टेंडेंसी क्या है, ये इसमें न्यूरोसिज्म में आ जाता है। एग्रीएबलनेस का क्या है कि वो किसी भी नई चीज़ों को, नई काम को, नई चीज़ पर्सन्स को लेकर मतलब आप जो भी उसकी तरफ कोई भी अगर काम को लेके जाओगे तो वो एग्री करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एक तरीके से कितनी पॉजिटिव, एक तरह से पॉजिटिविटी आप ये भी बोल सकते हो यहाँ पे कि पॉजिटिविटी है या नहीं पर्सन के अंदर, ठीक है। एक होता है ओपननेस, कि वो कितना फ्रैंक है, ओपन है, ठीक है। ओपननेस इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। चीज़ों के लिए, काम के लिए, पर्सन के लिए ओपन है या नहीं, ठीक है। वो कितने खुले दिल से उन चीज़ों को कर सकता है। कई लोगों क्या होते हैं, अपने आप को नया काम करने से घबराते हैं, ठीक है, तो ओपन ही नहीं होते, अपने आप को क्या करते हैं, एक तरह से सिकोड़ कर रखते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ यहाँ पर होगी। और नेक्स्ट है एक हमारा हम कंसाइटिसनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि लेवल ऑफ डिपेंडेंस क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल, या एक तरह से आप इसको लटा के ये भी बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो ये है एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी या फिर न्यूरोसिज्म, ओपननेस एंड कंसाइटिसनेस, ठीक है। ये 5 जो फैक्टर है ये बिग 5 फैक्टर कहलाते हैं। सेल्फ मॉनिटरिंग जो है वो नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिटेलर दैट बाइज एट लेस देन रेगुलर होलसेल प्राइजेज एंड सेल्स एट लेस देन रिटेल इज, कि क्या, अभी कहते हैं कि जो रेगुलर होलसेल प्राइस है उससे भी कम पर वो क्या करेंगे, खरीदेंगे और फिर बेचेंगे भी रिटेल प्राइस से कम पर। अब ऐसे नॉर्मल चीज़ें तो नहीं मिलती हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जो आपको नॉर्मल होलसेल प्राइसेस से भी कम पर मिल जाते हैं? ये मैं बता दूं आपको, ऐसे होते हैं जैसे कि ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स हैं, लगती है ना सेल्स वगैरह, सेल लग जाती है, तो उस पर क्या करेंगे, नॉर्मल प्राइस से कम रेट पे मिलेगा। जो जिसके पास है वो भी होलसेल प्राइस से कम पे बेचेगा, और जो आगे रिटेलर उसको खरीद रहा है, ठीक है, वो कम प्राइस पे खरीद के वो भी उसको नॉर्मल प्राइस से कम पर आगे बेच देगा, ठीक है। तो इसमें ऑफ सीजनल प्रोडक्ट्स आगे, या फिर डिफ़ॉल्टी या फिर ब्रोकन प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मान लो कोई भी बहुत अच्छा कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है, वैसे तो वो होता बहुत महंगा, लेकिन उसमें हल्का सा कोई फॉल्ट है, कहीं से हल्का सा कोई टूट फूट हुई है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी ब्रांड की इमेज को बचाने के लिए वो अपने ब्रांड के स्टोर में तो उसको नहीं भेज सकते, तो वो क्या करेंगे, होलसेल प्राइसेस पे, लेस देन होलसेल प्राइसेस पे उसको निकाल देंगे, स्टॉक आउट कर देंगे, और आगे फिर रिटेलर भी उसको कम प्राइस पे खरीद के कम पर ही बेच देगा, जिससे कि ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके, ठीक है। या फिर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को भी खरीद लेते हैं इस तरह से, जो उनका स्टॉक नहीं निकल रहा होता है, मान लो ये चीज़ लगा दे, सेकंड हैंड गुड्स की बात कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ पर, तो ये होता है ऑफ प्राइस रिटेलर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, ऑफ प्राइस रिटेलर, ठीक है। ये नॉर्मल प्राइस पे रिटेलिंग नहीं करता, ये क्या करता है, होल प्राइस से भी कम पे खरीदता है और बेचता भी रिटेलिंग प्राइस से कम पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सिस्टमेटिक सर्च फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज इज, सिस्टमेटिक सर्च, न्यू प्रोडक्ट आइडिया। अब देखो न्यू प्रोडक्ट आइडिया है कि कोई नया प्रोडक्ट बनाना है उसका, और उसकी पूरी प्रॉपर तरीके से आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा ये, क्या आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग तो तब होगी ना जब आपके पास ऑलरेडी एक आइडिया है, ठीक है, आइडिया है, फिर आप स्क्रीनिंग में क्या करते हो, उसको चेक करते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ नहीं, ये तो गलत हो गया। आइडिया जनरेशन, अब वो भी तो क्या कह रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट आइडिया के लिए सर्च करना, यानी कि अभी तो आइडियाज़ को मिला नहीं, वो ढूंढ ही रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, आइडिया जनरेशन कहलाएगा। प्रोडक्ट स्क्रीनिंग, प्रोडक्ट जनरेशन, ये बाद के स्टेप है। आइडिया, सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, फिर उसके बाद आइडिया की स्क्रीनिंग होती है, फिर कोई प्रोडक्ट को जनरेट करते हैं, फिर हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। ये बहुत मतलब ये स्टेप्स इस तरीके से चलते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आइडिया जनरेट होगा, तो ये सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपर्टाइज इज,
अब ये कह रहे कोई स्पेशल नॉलेज है, ठीक है, या फिर एक्सपर्टाइज है और उसको अप्लाई करने की एबिलिटी, वो कौन सी स्किल होगी इनमें से? ह्यूमन स्किल्स है, कंसेप्चुअल है, टेक्निकल स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखिए किसी चीज़ के लिए आपको स्पेशल नॉलेज होना, एक्सपर्टाइज होना किसी काम की, उसकी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स हैं, अब डॉक्टर्स को ऑपरेट करना है, ठीक है, डॉक्टर को क्या करना है? ऑपरेशन करना है, हार्ट का ऑपरेशन, मान लो कोई हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, ऑपरेशन करना है ना, सर्जरी करनी है, ठीक है। तो अब इसको डॉक्टर के पास उसको हार्ट को ऑपरेट करने के लिए स्पेशल नॉलेज, एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत है या नहीं है? तो वो क्या होगा? हार्ट स्पेशलिस्ट होगा वो डॉक्टर, है ना, तो स्पेसिफिक स्किल्स होंगी, ठीक है। लेकिन अभी देखो उन्होंने बात बहुत सारी, तो यहाँ इसके पास कौन सी स्किल होंगी? वो टेक्निकल स्किल्स होंगी, टेक्निकल जो स्पेशली, जैसे डॉक्टर के पास वो होना ही ज़रूरी है, तब तक वो काम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि डॉक्टर को थोड़ा सा ऑपरेशन करना आता है तो वो थोड़ा सा आता है तो इसलिए वो ऑपरेशन कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इंजीनियर को थोड़ा सा ब्रिज बनाना आता है तो वो बना देगा, नहीं, वहाँ पे थोड़े से काम नहीं चलेगा, वहाँ पे स्पेशलाइज और एक्सपर्टाइज होनी ज़रूरी है, ठीक है। बाकी की जो स्किल्स है, ह्यूमन स्किल्स, ये थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है। कंसेप्चुअल स्किल्स, किसी को थोड़ी कंसेप्ट समझ में आती है, किसी के पास थोड़ी ज़्यादा होती है, कम ज़्यादा हो सकती है। कम्युनिकेशन स्किल किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, किसी की एवरेज होती है। तो ये इन तीनों स्किल्स में इंसान के पास कम ज़्यादा चीज़ें हों तो चल सकता है, लेकिन जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो क्या होती हैं? पूरी तरह से उनमें एक्सपर्टाइज होना, स्पेशलाइज होना ज़रूरी होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ पीपल टू एसोसिएट टू इवेंट्स व्हेन इन रियलिटी देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन दैम इज़ नोन एज। अब ये कह रहे हैं कि दो ऐसे इवेंट हैं, ठीक है, जिनके आपस में कोई भी कनेक्शन है ही नहीं, नो कनेक्शन, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? फिर भी उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे? तो ये सोशल एक्टिविटी नहीं, सोशल एक्टिविटी ड्यूअल इंटेंसिटी भी नहीं है, सोशल कोरिलेशन भी नहीं है, क्योंकि कोरिलेशन तो कहाँ होता है? जहाँ पर कुछ ना कुछ कनेक्शन हो। यहाँ पे तो ये साफ मना कर दिया कि कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो ये क्या, कौन सा कोरिलेशन है? इल्यूजरी, जो हम अपने मन में सोच रहे हैं, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। इल्यूजरी यानी सपने में एक तरह की मनगढ़ंत चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा और वो सोच रहा है कि मैंने तो ऑस्ट्रेलिया की रानी विक्टोरिया से मैंने तो शादी कर ली, ठीक है, सपने में। तो क्या है ये दो इवेंट, मतलब आप वो कहाँ पर है और वो कहाँ पर है, और उसने उनके एक कोरिलेशन सेट कर लिया, उनको रिलेट कर लिया, चीज़ों को जोड़ लिया आपस में, तो क्या इल्यूजरी कोरिलेशन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A business buying situation in which the buyer wants to modify the product specifications, prices, terms और supplier। अब ये क्या है? देखो बायर है, ये क्या करेगा? ये तभी खरीदेगा जब ये उससे पहले प्रोडक्ट में कुछ चेंज लाएगा, ठीक है। ये क्या करना चाहता है? मॉडिफाई करना चाहता है किसको? प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन, जो उसकी स्पेशलिटीज़ हैं, उसके प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज करेगा, टर्म्स में करेगा, सप्लायर भी कहाँ से क्या, पूरा सब कुछ वो क्या करना चाहता है? मॉडिफाई करना चाहता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कोई ऑनलाइन बाइंग में तो हम ऐसा कुछ नहीं करते, सिंपल से हम अपना चेक करते हैं कि क्या हमें चाहिए और उसको हम ऑर्डर कर लेते हैं। पर्सनल बाइंग में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मॉडिफाई करवाओगे प्रोडक्ट को तब लोगे, वो तो फिर आप कस्टमाइज़ करवाओगे, अलग से बनवाओगे। पर्सनल सेलिंग ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? मॉडिफाइड रीबाय, ठीक है। आप चीज़ों को पहले मॉडिफाई कराओगे फिर उसके बाद खरीदोगे, ठीक है। मॉडिफाइड रीबाय जो है वो कहलाती है ये बाइंग सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परसीव्ड फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स अमंग इंडिविजुअल्स इज नोन एज, ठीक है। अब ये क्या है कि फेयरनेस ऑफ द अमाउंट एंड एलोकेशन ऑफ रिवॉर्ड्स, ये क्या है? अमाउंट मतलब यानी कि रेम्यूनरेशन हो सकता है, ये नरेशन, ठीक है। वो किसी भी तरह से, चाहे सैलरी मिल रही है, आप एजेंट हो तो आपको कमीशन मिल रहा है, किसी भी फॉर्म में, है ना, वो चीज़ें, तो वो उसकी फेयरनेस है कि नहीं, यानी जो लोग जितना काम कर रहे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक लेवल पे एक तरह के काम करने वालों के लिए बराबर है कि नहीं है, ठीक है। जो रिवॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से, बायसनेस तो नहीं हो रही, तो इस फेयरनेस को हम क्या कहेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जहाँ पर एलोकेशन की बात होगी वहाँ पर किसकी बात होगी? डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किस तरीके से परसीव करते हैं कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशनल को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, कैसा है उनके प्रति, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको वो किस तरीके से परसीव करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस कहलाएगा। प्रोसीजरल जस्टिस क्या है कि वो वहाँ का जो प्रोसीजर है चीज़ों का वो किस तरीके से होता है, वो प्रोसीजरल जस्टिस कहलाएगा। इंटरेक्शनल जस्टिस क्या होगा? उनके साथ कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेट कैसे किया जा रहा है उनके साथ, यानी प्रॉपरली बिहेव किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, बात करने का तरीका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ सही है कि नहीं सही है, वो चीज़, ठीक है, वो इंटरेक्शनल जस्टिस कहलाएगा। तो यहाँ पर कौन सा जस्टिस की हम बात कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द जापानीज टर्म फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस कमिटमेंट टू कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट,
ठीक है। तो ये एक जापानीज टर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट की बात कर रही है, किसके लिए, कि लगातार इम्प्रूवमेंट होना। अब आज आप यहाँ पर हो, कल को आप यहाँ पर होगे, उसके बाद यहाँ पर होगे, यानी कि वन स्टेप अहेड, आप लगातार क्या होगे, बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो इस चीज़ की जो बात करते हैं वो क्या है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, काइजिन। ये क्या बोलते हैं, इसको हम काइजिन बोलते हैं। ये एक जापानीज टर्म है। बाकी की टर्म भी जैसे ये कोरोशी, ये भी जापानीज टर्म है, लेकिन ये क्या है, ये जापानीज टर्म तो है, लेकिन ये एक इसको बोल सकते हैं, इसका मतलब है डेथ फ्रॉम ओवरवर्क। ये जापान में ही इसका इवोल्यूशन हुआ है इस टर्म का, कि वहाँ पर क्या होता था, एक जगह पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ओवरलोड कर दिया जाता था, काम से बहुत ज़्यादा काम दे दिया जाता था उनको, रेस्ट आवर्स जो उनके बहुत कम होते थे, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में चले जाते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, और उनकी सडन डेथ हो जाती थी, सडन डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो उस चीज़ का नाम क्या रखा गया, कोरोशी। ठीक है, किर्कपैट्रिक ये एक तरह का मॉडल है, और जो उसके डेवलपर थे उसका नाम किर्कपैट्रिक है, तो ये नहीं है। ऑफशोरिंग क्या कहता है, कि किसी भी बिजनेस को या फिर बिजनेस के किसी फंक्शन को, ठीक है, वन कंट्री से, एक कंट्री से दूसरी, अनदर कंट्री, ऐसे लिख लेती हूँ फटाफट, ठीक है, वन कंट्री से अनदर कंट्री में क्या करना, मूव करना या शिफ्ट करना, ट्रांसफ़र करना, कि यहाँ पर हमारा काम था, अब हमने अमेरिका में शिफ्ट कर लिया, बिजनेस को या फिर फंक्शन को, एक्टिविटी को, किसी भी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड ऑफशोरिंग। ठीक है, तो सारी की सारी टर्म्स यहाँ पर समझ में आई, तो आंसर था हमारा काइजिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंसी दैट प्लेज सेंट्रल रोल इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि सेंट्रल रोल जो है वो प्ले करती है। ब्लैक करेंसी बिल्कुल नहीं करेगी, व्हीकल करेंसी हो सकती है, फॉरेन करेंसी की तो हम बात ही कर रहे हैं, तो ये कोई है नहीं, डोमेस्टिक करेंसी नहीं। जब हम रुपया हमारे देश में चलेगा, वो हर जगह थोड़ी चलेगा। तो ये जो सेंट्रल यानी बीच का रोल, ये पूरी इकोनॉमी है, और ये बीच, ये यहाँ भी चल सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी एक तरह किसका काम कर रही है, इंटरमीडिएरी का, है ना। तो इंटरमीडिएरी इसको हम बोल सकते हैं, इंटरमीडिएरी का काम करती है। तो ये कौन सी, एक तरह का, ये क्या होगा, एक तरह का सर्कल है ना, एक तरह से व्हीकल की तरह, तो ये व्हीकल करेंसी कहलाएगी। कौन सी करेंसी कहलाएगी, व्हीकल करेंसी। ठीक है, इंटरमीडिएरी का काम करेगी ये। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। एम्प्लॉयज़ आर फ्री टू ज्वाइन द यूनियन और नॉट, एंड दोज हु डिक्लाइन नीड नॉट पे यूनियन ड्यूज इज। अब इसको क्या कहलाएगा, अब जैसे मान लो ये कॉलेज है, ठीक है, ABC कॉलेज, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, ठीक है, या नहीं लेना है, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर एडमिशन लोगे तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं लोगे तो नहीं देनी पड़ेगी, आपकी चॉइस है। यानी कि ये आपके ऊपर एक तरह से ओपन है आपके लिए, कि आपने मर्जी है, एडमिशन लो, फीस दो, नहीं लेना है तो मत दो। ठीक है, आपके ऊपर है पूरा से। ठीक है, तो इसी तरीके की ये यहाँ पर बात कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड ओपन शो। ठीक है, कि आपको यूनियन ज्वाइन करनी है, आपकी मर्जी है, अगर करोगे तो आप यूनियन ड्यूज़ दोगे, नहीं करोगे तो आपको यूनियन ड्यूज़ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक टर्म यहाँ पर यूज़ होती है, एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ और नॉन एग्जेम्प्टिव एम्प्लॉयज़। जो भी नॉन एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ कौन से होते हैं, जिनको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि जो लेबर्स वगैरह, जो लेबर यूनियन है और ये ऑपरेटर्स वगैरह उसमें आ जाते हैं, जिनके लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट, ये बहुत सारे एक्ट जिसका उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ जो हैं एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ कहलाते हैं। एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ वो कौन से होते हैं, जिनको इनसे, तो उसमें आता है जैसे जो हायर लेवल के जो हैं, जैसे कि मैनेजर्स वगैरह। ठीक है, तो उनको ये, अगर आप देखो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा काम जो है अगर उनसे कराया, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के लिए जो ये नॉन एग्जेम्प्टेड जो एम्प्लॉयज़ हैं, इनको तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, यानी इनको तो उसका पैसा मिलेगा। अगर ये 1 घंटा फालतू काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो इनको तो पैसे मिलेगा, लेकिन जो एग्जेम्प्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनका पैसा जो है वो, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेंड इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट विद टाइम। ठीक है, अब ये देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, अब वो तो क्या किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होता रहता है। देखो, जो कांस्टेंट होते हैं वो तो जैसे कि फिक्स्ड है जो चीज़, वो तो सिंपल ऐसे जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है, वो कम ज़्यादा होते हुए जा सकते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज तो हो रहा है, जैसे ये हो रहा था, लेकिन एक कॉन्स्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि ये
ऐसे बराबर बराबर चेंज, इधर से भी उतना बढ़ रहा है, उधर से भी एकदम बीच से जा रहा है, यानी कि देखो इधर से भी इतना बढ़ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से बराबर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है वो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ट्रेंड कहेंगे, लीनियर। जब भी कोई चीज़, कोई भी ट्रेंड है ना बराबर उससे जाता है, कांस्टेंट रेट से बढ़ता है, तो उसको हम लीनियर बोलते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर ट्रेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या बोल देंगे हम इसको, क्या बोलेंगे हम इसको, लीनियर ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा लीनियर। ओके, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसमें जितनी भी नई कंसेप्ट्स को यूज़ किया गया वो सारी समझ में होगी, नई टर्म समझ में आई होगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो तब तक के लिए